कि देखो मैंने इंप्लीमेंट कर दिया। Right, and at the moment with us from the Congress Party, we have a very dear old friend, Mr. Nazir Hussain. Nazir Hussain Saab, lovely to have you with us. This is a great pleasure. Nazir Saab. सर नमस्कार। नमस्कार, नमस्कार। तो मिस्टर रेवंत रेड्डी हैज डन इट। रेवंत रेड्डी साहब ने करके दिखा दिया साहब, कमाल हो गया, ये तो जबरदस्त है। मतलब वो आज वो महिलाओं के साथ गए बस के अंदर, दिखा दिया उन्होंने कि देखिए साहब मुफ्त में इंप्लीमेंट कर दिए, मुफ्त में महिलाओं को ट्रैवल करने को मिलेगा। दैट इज फैंटास्टिक, ग्रेट, कांग्रेचुलेशंस। और हिमाचल प्रदेश में भी। एंड ऑन द अदर हैंड बीजेपी अभी तक ये तय नहीं कर पाई है कि उनके मुख्यमंत्री कौन होंगे। नासिर हुसैन साहब 3 स्टेट में जीत के आए हैं, अभी तक मुख्यमंत्री का नाम सामने नहीं आया साहब। नासिर साहब बताएं। बेशक 3 स्टेट को आज लास्ट 1 वीक होने जा रहा है जी, वो डिसीजन नहीं ले पा रहे जी। इनकी नाकामी है, इनके पास इतने उलझने कि ये किसे बनाए, क्योंकि पूरी इलेक्शन मोदी जी के फेस पे लड़े। तो आज जनता के बीच में जनता के लिए सवाल नहीं उठा रहे, अभी सीएम बनाने के लिए इतनी परेशानियां हैं, तो जनता के परेशानियों को कैसे दूर करेंगे, ये सोचने वाली बात है। आपने कहा तेलंगाना की, तो यही कांग्रेस पार्टी है जो कहती है वो करती है। उसने वादा किया तो वो वादे को निभा रही है। उसने कैबिनेट की मीटिंग बुलाई, फैसले लिया और डिसीजन को जो भी है इम्प्लीमेंट करने का काम किया। अभी हमारे भारत की सरकार हो, मोदी जी हो चाहे, और इनके अभी तक ऑब्जर्वर अपॉइंटमेंट कर रहे हैं 3 राज्यों में भेजने के लिए। ऑब्जर्वर डिसीजन लेंगे, फिर वो दिल्ली आएंगे। तो ये सब एक ड्रामा है जो आला कमान उनकी है, फैसला कर चुकी होगी कि उसे बनाना। ये सिर्फ दिखावा है, ये टाइम ऑफ वेस्ट है, जनते का टाइम बर्बाद हो रहा है, जनता का काम नहीं हो रहा है। क्योंकि इनके वादों को कैसे पूरा करना है, सरकार एक बार रूप में आ जाए जो इनकी मैनिफेस्टो है, उसके ऊपर हम फिर इनसे जवाब करें, इससे सवाल करें कि क्या हुआ है। आपने जो वादा किया महिलाओं को मैं इतने 1000 रुपया महीना दूंगा, कितना पैसा ट्रांसफर हुआ वो देखना है। 500 में सिलेंडर का आपने वादा किया है, क्या आवाम को 500 में मिल रहा है, ये उनसे सवाल करना है। क्योंकि हमने जनता से वादा किया, वो हम जहां वादा सरकार में है उस वादे को निभा रहे। मगर ये आज भी देख लीजिए तो राम मंदिर 370 390 पता नहीं कौन कौन से सवालों में अटके, आवाम के लिए चर्चा नहीं कर रहे हैं। आप संसद के अंदर खड़े होकर नेहरू जी को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। जबकि आप बताइए जब 1947 में ये 3 देश आजाद होता है, मैं कश्मीर को भी एक देशी बोलता हूँ क्योंकि उस समय वो भारत का हिस्सा नहीं था। एक तरफ पाकिस्तान आजाद हुआ, एक तरफ कश्मीर आजाद हुआ, दूसरी तरफ हिंदुस्तान आजाद हुआ। आज वो संसद के अंदर खड़ा होके वो इस तरह से पंडित नेहरू को बदनाम करने का काम किया। अब मुझे दुख इस बात का भी है कि हमारे लोगों ने उस वक्त उस बात का ऑब्जेक्शन नहीं लिया। मुझे हैरानी होता है इतने सीनियर वहां पे पार्लियामेंट्री बैठे हैं और उन्हें क्यों नहीं इस बात का नॉलेज था। क्या पाकिस्तान के जो कबीलाई है वो हिंदुस्तान के रहते हुए इंटर हुए थे या कश्मीर आजाद से बाद में आए? उनको इसके बारे में बताना चाहिए। 370 के बारे में जब भी चर्चा करिए एक बार, क्योंकि टाइम कम है, मैं थोड़ी जल्दी बोल के बात खत्म करूंगा। क्योंकि 370 की जब भी बात आएगी तो 370 हमारे किसने दिया था ये उनसे पूछना पड़ेगा। संसद के अंदर इनसे सवाल करना होगा, कश्मीर जब आजाद हुआ वो कब आजाद हुआ, कब उनकी सेना आई, ये हमको उनसे सवाल करना पड़ेगा। इसके ऊपर जब तक ये इस सवालों का जवाब उनकी तरफ से नहीं आएगा, इस देश को लोगों को मालूम नहीं होगा, क्योंकि देश के लोगों को इस बारे में कुछ पता ही नहीं। हरी सिंह ने एक स्टैंडिंग बिल एग्रीमेंट साइन किया था मोहम्मद अली जिन्ना के साथ, वही वो स्टील स्टैंडिंग एग्रीमेंट हिंदुस्तान के साथ भी भेजा था। जो स्टील स्टैंडिंग एग्रीमेंट था जिन्ना ने एक्सेप्ट कर लिया, उन्हें मौका मिल गया 1 साल में किस तरह से हमें इंटर करना है, क्योंकि वो अपना एक अलग देश चाहते थे, वो हिंदुस्तान के साथ आना नहीं चाहते थे। आखिर ये कश्मीर के सबसे बड़ा कोई कसूरवार है तो हरि सिंह जी है। और हरि सिंह जी का नाम लेने में क्यों डर लगता है इनको? क्योंकि इनके वोट बैंक का मामला है। बीजेपी उनका नाम नहीं लेना चाहती ताकि उनके वोट बैंक पे असर ना हो जाए। नहीं तो कश्मीर में जब उन्होंने 26 अक्टूबर को एग्रीमेंट साइन करते हैं हिंदुस्तान के साथ, तभी 27 के मॉर्निंग में हमारी मिलिट्री वहां पहुंच जाती है और हमारी सेना वहां पहुंच जाती है। जब तक पाकिस्तान के आर्मी और कबीलाई हमारे 60% कश्मीर को कब्जा कर चुके थे। ये बोलते हैं ना नासिर साहब, वहां पर कांग्रेस के इतने बड़े बड़े नेता बैठे थे, अरे किसी को तो बोलना चाहिए था सर। मैंने क्या हो रहा है?
मैं पहले ही कहा कि हमारे सीनियर पार्लियामेंट्री वहां बैठे थे, उन्हें इस बात का क्यों नहीं नॉलेज था कि कश्मीर उस समय एक अलग आजाद देश था, वो हिंदुस्तान का हिस्सा उस वक्त नहीं था। 26 अक्टूबर 1947 को जब वो एग्रीमेंट हमारे साथ और विलय पत्र पे साइन करते, उस दिन से वो हमारा हिस्सा पड़ता और 27 के तारीख को वहां पहुंच जाते। आप बताएं हमारी डिफेंस कितनी उस वक्त, आर्मी हमारी एयरफोर्स इतनी कमजोर थी कि हम प्राइवेट एयरफोर्स से वहां भेज देते क्योंकि साधनों की कमी थी। और लाइट, उनके लाइन आपको पता है कि वहां की इलेक्ट्रिसिटी काट दी थी, वहां पे बिल्कुल अंधेरा था। टॉर्च के लाइटों पे हमने आर्मी को वहां पे फारूक शेख अब्दुल्ला ने हो, वहां के लोकल आवाम ने, उन्होंने सपोर्ट किया। तब आर्मी वहां पे जाके अब कब्जा करिए और उनको पीछे तक भेजा। और पाकिस्तान को एक हमेशा आप देखिएगा एक फायदा उनको मिलता है क्योंकि वो हिल के ऊपर है और हम लोग मैदानी क्षेत्र में, जब हिल पे होता है, कारगिल युद्ध आपके सामने ही है, जब भी हिल पे होते हैं उनसे लड़ना थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि हिल पे जब तक डिफेंस, उस समय इतनी तकनीक नहीं थी, उस समय इकोनॉमिकल नहीं इतनी मजबूत नहीं थी, हम लोग फाइनेंशियल कंडीशन इतनी मजबूत नहीं थी, डिफेंस की हमारी इतनी मजबूत नहीं थी, फिर भी हमने उनके सामने मुकाबला किया। कांग्रेस ने अमित शाह का विरोध नहीं किया सर, अमित शाह का विरोध नहीं किया। नेहरू का डबल ब्लंडर, अमित शाह ने पार्लियामेंट में चिल्ला चिल्ला के बोले, मैं उस बात का जवाब, डबल ब्लंडर। बोलिए बोलिए। मैं उसी बात का जवाब दे रहा हूं कि उनके झूठ को मैं नकाब उतार रहा हूं कि उन्होंने झूठ किस तरह से बोला। झूठ इसलिए बोला उन्होंने, मैं यही पूछ रहा हूं, 26 अक्टूबर 1947 से पहले क्या कश्मीर हिंदुस्तान का हिस्सा था? आप मुझे पूछ के बताइए। आप अमित शाह से ये सवाल करिए, आप अपने चैनल के माध्यम से या उनके वक्ताओं से, क्या 26 अक्टूबर से पहले कश्मीर हमारे साथ था? कश्मीर एक स्टील स्टैंडिंग कमेटी एग्रीमेंट के थ्रू वो पाकिस्तान के साथ समझौता किया कि 1 साल तक हमारे पे फैसला ना लिया जाए, हम एक अलग राष्ट्र रहेंगे। माउंटबेटन हो, आप चलिए मैं गलत बोल सकता हूं, सबसे ऑथेंटिक किताब मैं बताता हूं। आप मेनन साहब के मेनन साहब का आप किताब है, सरदार पटेल के सेक्रेटरी थे, उनके किताब को आप पढ़िए। इंटीग्रेशन ऑफ स्टेट्स, हाँ, उनके सेक्रेटरी भी थे सरदार पटेल साहब के। सरदार पटेल साहब की किताब के ऊपर तो ये उंगली नहीं उठा सकते, सरदार पटेल के ऊपर ये ऑब्जेक्शन नहीं ले सकते क्योंकि ये इन्हें अभी आजकल बहुत ज्यादा महान नेता बना रहा है भी महान नेता, और इनको कदमों पे चलते। तो मैं एक बार इसी से सवाल करता हूं, बीपी मेनन साहब के किताब को ही आप लीजिए, उन्होंने क्या कहा उसके अंदर, उस किताब में उन्होंने कहा कि कश्मीर को लेने का कोई इरादा सरदार पटेल का था ही नहीं था, बिल्कुल नहीं। उस किताब में वो लिखते हैं। और जब भी बीपी मेनन साहब हरि सिंह के पास गए, हरि सिंह ने सबसे आसान तरीका अपनाया कि मेरे पेट में दर्द है, जाके ऊपर सो जाते थे। वो पेट का दर्द आज सर का दर्द बन गया हिंदुस्तान का, उसके ऊपर कोई नहीं बोलता। हरि सिंह ने कितना बड़ा बहाना किया उस वक्त, और फिर भी अपने को सेना को छोड़ के श्रीनगर से वो कहां आ गए, कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में, जम्मू आ गए। जम्मू अपने सेना को छोड़ दिया क्योंकि उस वक्त की सेना हिंदुस्तान की सेना नहीं थी। पहले समझिए, 26 अक्टूबर 1947 से पहले जो वहां सेना लड़ रही थी वो किसकी सेना थी? हरि सिंह की सेना थी, ना कि हिंदुस्तान की सेना थी। तो आप बताइए हरि सिंह ने उस समय क्यों नहीं हमारे साथ एग्रीमेंट किया? अगर एग्रीमेंट किया होता तो शायद ये कश्मीर पीओके टोटल हिंदुस्तान का होता। इसकी सबसे बड़ा नाकामी कोई है तो हरि सिंह जी है, इसके ऊपर कोई बात है तो इसमें नेहरू जी की तो योगदान है कि 26 अक्टूबर 1947 को एग्रीमेंट साइन किया और 60% से ज्यादा हमने फिर कैप्चर किया और उनको पीछे छोड़ा। उस दिन मैंने कहा था हम यूनाइटेड नेशन जरूर गए, यूनाइटेड नेशन में हम चैप्टर क्लोज 6 के थ्रू गए, ना कि 7 के थ्रू। 6 के थ्रू हम पे कोई उनकी फैसला हमारे ऊपर बाध्य नहीं होता। मैंने उस दिन भी बताया था, फिर बताता हूं। तो उन्हें नॉलेज नहीं है कि उस दिन 3 कंट्री था, कश्मीर, पाकिस्तान और हिंदुस्तान, 3 देश था। उसने एक देश पे हमला किया, वो कश्मीर था। जब 26 अक्टूबर 1947 को हमारे साथ एग्रीमेंट साइन करता है, तब वो हमारे साथ हिंदुस्तान का हिस्सा बनता है और हमारे आदमी की वहां पहुंचते हैं। और वो भी हम सिविलियन एयरपोर्ट, सिविलियन जहाज से उनको लेके जाते, क्योंकि हमारी डिफेंस कमजोर थी। ये कहने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। और बीपी मेनन साहब की किताब को पढ़िए तो सारी सच्चाई सामने आ जाएगी। मैं बोल रहा हूं पढ़ने लिखने की आदत लोगों ने छोड़ दी है, इसके वजह से ये असर हो रही है और हमारे पार्लियामेंट्री इस बात का जवाब नहीं दे पाए। नहीं तो लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी बात एक और है, यहाँ पे नासिर साहब, वीपी मेनन साहब अपनी किताब में ये भी लिखते हैं कि महाराजा हरि सिंह ने जब लेटर ऑफ एक्सेशन साइन कर दिया, उन्होंने अपने सेक्रेटरी से बोला अगर सरदार पटेल या वीपी मेनन यहाँ पर नहीं आया कल इसको उठाने के लिए, और हिंदुस्तानी फौज अगर यहाँ पर नहीं आती तो ये मेरी रिवॉल्वर
ये मेरी रिवॉल्वर पड़ी है ड्रॉर में, मुझे गोली मार देना। ये महाराजा हरि सिंह का है। वीपी मैंने ये कहां पे ये लाइन आप और ऐड करके कि इन्होंने ये जवाब ये कहां पे बोला? जम्मू में आकर बोला। जम्मू में नहीं बोला, श्रीनगर से ये रनवे हो गए, अपनी सारे धन दौलत सब लेके वहां से, हम ये इवन अपने कुत्तों को लेके चले गए, वहां के आवाम को लवारिश छोड़ दिया, वहां के आवाम को देखने तक। श्रीनगर एयरपोर्ट वाज प्रोटेक्टेड बाय, एज यू सेड, श्रीनगर एयरपोर्ट। ये सुनने वाली बात है साहब, नासिर साहब आपने बोला, लेकिन लोग मिस कर जाएंगे, मैं इसलिए दोहरा रहा हूं आप ही की बात को। प्रदीप जी, शेख अब्दुल्ला और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जितने भी इंडियन सपोर्टर्स जितने भी थे, उन्होंने श्रीनगर एयरपोर्ट को प्रोटेक्ट करके रखा जब तक भारतीय फौज वहां पर नहीं पहुंची। जी अब नासिर साहब आप बोलिए। ये भी ऐड करिए, टॉर्च की रोशनी से वो अपने आर्मी की टॉर्च और गाड़ियों की बैटरी और गाड़ियों के लाइट वाइट के साथ। जी हाँ बिल्कुल, कोई इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, कुछ भी वहां नहीं था, कितनी मुश्किलात थी वहां पे। तो 370 उस वक्त, अगर 370 हम लोग उस शर्त पे नहीं आते तो शायद ये कश्मीर हाथ से निकल जाता। उनको इस नहीं समझ में आता, इस संविधान सभा में जो बिल पास होता है और उसके संविधान सभा के हिस्से कौन कौन थे? शेख अब्दुल्ला साहब थे, मिर्जा बैग साहब थे, एक और कश्मीर के एक शख्स थे, उनका नाम मुझे याद नहीं आता, देवीदास ठाकुर भी थे। हाँ, तो 3 लोग थे वहां, मिर्जा बैग और शेख अब्दुल्ला, एक नाम आपने लिया शायद वो भी होंगे, मुझे नाम इस वक्त मैं भूल गया अचानक। आप क्योंकि मैं ट्रेवलिंग कर रहा था नागपुर के लिए, आपका फोन आया, मैं ज्वाइन कर रहा, क्योंकि कल मैं परसों मुझे अधिवेशन में वहां काम है इस बार, तो मैं नागपुर में रहूंगा मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे तक। तो खैर ये तो कश्मीर की बात हो गई, लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है, मैं 1000 बार बोल चुका हूं कि नासिर साहब जैसे शख्स को भारतीय लोकसभा में होना चाहिए। अब कांग्रेस इनको क्यों नहीं भेज रही मुझे मालूम नहीं है। हम लोग कोशिश करेंगे, अपनी तरफ से भरसक कोशिश करेंगे कि राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी, बाकी जितने भी आपके लोग हैं, केसी वेणुगोपाल जी, आपके लिए वहां पे सिफारिश करें कि भाई नवी मुंबई से या जहां मर्जी से आप खड़ा होना चाहें वहां से खड़े होइए, और इस बार आप जीतेंगे जरूर, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सर क्योंकि आप नागपुर जा रहे हैं तो इसलिए ये भी बता दें, ये नवाब मलिक साहब का क्या किस्सा है? वो क्या है कि अभी नाना पटोले साहब ने कहा है कि आपको नवाब मलिक से इतनी एलर्जी क्यों है? प्रफुल्ल पटेल साहब के खिलाफ भी तो वही एग्जैक्टली वही चार्जेस हैं। तो प्रफुल्ल पटेल साहब आपको मंजूर हैं, नवाब मलिक आपको मंजूर नहीं है, ये क्या है? मैं नाना पटोले साहब को आज मोबाइल पे मैसेज भी कर रहा हूँ कि सर आप हसन मसरूफ का नाम क्यों भूल गए? हसन मुशर्रफ का नाम भी ऐड करिए। उनपे कितनी तरह की चार्जेस है, उनका वो हाई कोर्ट का वारंट पेंडिंग है। हाँ, उनके ऊपर चार्जेस है, वो रनवे है, और इनके ऊपर तो श्वेत पत्र बीजेपी निकालती है, व्हाइट पत्र जिसको बोलते हैं। और सबसे करप्ट आदमी महाराष्ट्र का उसको बताने वाली, सेकेंड खुद हमारे देश के प्रधानमंत्री अजीत पवार को बोलते थे, क्या बोलते थे, अल्फाज में यूज नहीं कर सकता, ऐसे ऐसे वर्ड यूज करते थे। आज वो क्यों सत्ता पर? क्योंकि एक इंसान, मैं नवाब मलिक का पहले भी बोलता था, मैं कोई उनका फेवर नहीं करता, क्योंकि उनका कुछ मुझे मालूम नहीं वो किस तरफ जाने वाले, उनका क्या इरादा है। फिर भी एक नवाब मलिक पे हमला करना है तो पूरी राष्ट्रवादी पे हमला करो ना, पूरी राष्ट्रवादी पार्टी से आप रिलेशन तोड़ो, क्योंकि यही चार्जेस बहुत लोगों पे, प्रफुल्ल पटेल साहब पे है, हसन मुशर्रफ साहब पे भी, अजीत पवार पे भी है, और भी लोगों पे है, कई लोगों पे है करप्शन की चार्जेस। तो उस करप्शन तो आपको, पूरी सरकार आपको हटानी पड़ेगी, आधी मंत्रिमंडल बदल जाएगी। ऐसा नहीं है कि आज जो शिवसेना में लोग बैठे हैं एक नाथ शिंदे साहब के साथ, उसमें वो लोग नहीं है, उसमें भी कई लोग हैं। तो ऐसे लोगों का नाम उजागर करिए। आप सिर्फ एक माइनॉरिटी के लोग हैं इसलिए आप उसको निशाना बना रहे हैं, ये मुझे लगता सही नहीं है। आप एक बोलते हैं राजनीति में बहुत जल्दी लिया हुआ फैसला भी बहुत जल्दी बैकफायर करता है, तो हो सकता है ये इनके लिए बैकफायर का भी ना काम कर जाए, क्योंकि राजनीति में इतना उतावला नहीं होना चाहिए, कभी समझना भी चाहिए। चलिए आपकी जो डिसीजन है वो सरकार की डिसीजन होगी, वो जाने, पर आप एक माइनॉरिटी को सीधा अटैक करते हैं क्योंकि वो माइनॉरिटी का लोग है, वो इसलिए आप हमला कर रहे हो क्योंकि उसने उसका आप पे कई चार्जेस लगाया था देवेंद्र फडणवीस जी पे, इसलिए आप हमला कर रहे हो। तो जनता में ये सवाल खड़ा होता है कि आप उन चार्जों से के अगेंस्ट में आप उनको इल्जाम तो नहीं दे रहे हो, उनको ये गिफ्ट तो नहीं दे रहे हो। नहीं तो आप हसन मुशर्रफ के खिलाफ लेते, अजीत पवार साहब के लाते, प्रफुल्ल पटेल साहब, तो आपकी, मैं पॉलिटिक्स को, आपकी राजनीति को मैं रिस्पेक्ट देता, पर आपकी बातें बिल्कुल डिफरेंट है। आप कहते कुछ है, बोलते कुछ है, आपकी बातें बिल्कुल जुदा है, एक जैसी दिखती नहीं है। तो आप नफरतों की बाजार सजा रहे हैं, एक कौम में नफरत फैला रहे हैं, और कुछ नहीं है सर। प्राइम मिनिस्टर मोदी कह रहे हैं कि जन सेवक अभी जन आंदोलन पे निकले हैं, जन सेवक जन आंदोलन पर निकले हैं।
विकसित भारत संकल्प यात्रा, विकसित भारत संकल्प यात्रा, जिसमें गारंटी वाले बात, गारंटी वाले गाड़ी, मोदी की गारंटी, यानी गारंटी पूरी होने वाली गारंटी। मोदी साहब का कहना है, मोदी साहब बोला 35 लाख आयुष्मान कार्ड बढ़ेगा और पूरे हमने जो जन कल्याण स्कीम है मैं गांव गांव तक पहुंचाऊंगा। आप कैसे ले कैंपेन, एक हिंदुत्व का कैंपेन और एक घर गांव गांव जाने वाली कैंपेन, कैसे लग रहा है आपको? हाउ डू यू थिंक क्या होगा? वही कह रहा, मोदी जी की गारंटी है कि मैं ये दूंगा, पर मैं कहता हूं मोदी जी की गारंटी है कि नौजवानों को रोजगार नहीं मिलेगा। मोदी जी की गारंटी है किसानों को एमएसपी नहीं मिलेगा। मोदी जी की गारंटी है महिलाओं को सुरक्षा नहीं मिलेगा। मोदी जी की गारंटी है कि सेना को वीरगति हो जाए तो उन्हें दूसरी जॉब नहीं मिलेगी। मोदी जी की सारी गारंटी है। मोदी जी की गारंटी को मैं कैसे देखता हूं ये मैं बता दिया। बाकी मोदी जी जो कहते हैं वो क्या कहते हैं वो बताएंगे। मैं कहता हूं मोदी जी ने ऐसा क्या गारंटी दिया है जो लोगों को मिल रहा हो। सिर्फ आप, मैंने कहा था पोलराइजेशन पे आप इलेक्शन जीत सकते हैं, आप पोलराइजेशन पे इलेक्शन जीत गए, मगर क्या वो चीजें जो आपने वादा किए वो रिटर्न मिल रहा है? आप एक सीएम बनाने के लिए आपके पास टाइम नहीं है, एक मुख्यमंत्री का डिसीजन लेने के लिए आपको 10 दिन लग सकता है, तो आप कैसे सरकार चलाओगे, कैसे अपने गारंटी को पूरा करोगे? मोदी की गारंटी को हम देख रहे हैं कि मोदी की क्या गारंटी। आज भी अनएम्प्लॉयमेंट आखिरी चरम पे है, महंगाई आखिरी चरम पे। इन्होंने कहा ना महंगाई हम हटा सकते, क्या महंगाई हटाए? आज देखिए खाने पीने जरूरतों की चीज सब महंगी है। क्या ये मोदी की गारंटी है कि वो महंगाई घटाएंगे या बढ़ाएंगे? ये मोदी जी को बताना है। ये रोजगार योजना हो, स्वराज योजना हो, ये निकालिए, मगर लोगों को राहत नहीं मिल रही है। लोग आज भी परेशान हाल है। इलेक्शन में आप जीत गए हैं, वोट परसेंटेज आपकी कुछ हमसे ज्यादा हो गई, मगर आम लोगों में कोई तब्दीलियां नहीं आ रही। आम लोगों तक वो बातें नहीं पहुंच रही है जो मोदी जी गारंटी। बातें अच्छी लगती है, आप अच्छे वक्ता है, मैं बोलता हूं मोदी जी अच्छा बोलते हैं, अच्छा सब कुछ है, मगर क्या सब कुछ अच्छा हो रहा है ये देखना है। आज भी नौकरियां नहीं है, लोगों के पास सुरक्षा नहीं है। डिफेंस आर्मी के लोग आज भी कश्मीर के अंदर शहीद हो रहे हैं, आज भी वहां पे नेशनल सुरक्षा खतरे में है। क्या बदल गया है? कौन सी गारंटी? लेकिन नासिर साहब जो आप बात कह रहे हैं दुरुस्त है। देयर इज नो आर्ग्यूमेंट हियर। यहाँ पर जो आप तर्क सामने रख रहे हैं उसके सामने कोई वितर्क नहीं हो सकता, सीधी बात है। लेकिन एक चीज है, वो क्या है कि जैसे वो स्टालिन साहब जो है ना, वो जब बोलते हैं कि हिंदुत्व जो है और क्या सनातन जो है बीमारी की तरह है, सनातन धर्म बीमारी की तरह है, इट हैज टू बी एलिमिनेटेड। वीर सावरकर के ऊपर आप उल्टा सीधा बोलना शुरू कर देते हैं कर्नाटक में, जब कोई आवश्यकता नहीं है। आपको मालूम है कि यहाँ पे महाराष्ट्र में वीर सावरकर की क्या जगह है, वीर सावरकर के लिए कितना आदर है, कितना सम्मान है। और आपके इंडिया अलायंस के पार्टनर हैं उद्धव ठाकरे सेना, जो ये कहते हैं कि हम वीर सावरकर का अपमान नहीं सहेंगे। तो ये सब करने की जरूरत क्या है? और तीसरी चीज, वो बेचारे एक टेलर जो है, एक जनाब कन्हैया लाल जो है, उनकी गर्दन काट दी गई थी, उसको जाकर के क्या बुनाया बीजेपी ने? उसके सामने कांग्रेस को एक प्रॉपर स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी कि वास्तविकता में क्या चल रहा है। ये आपको भी मालूम है, हमें भी मालूम है क्या चल रहा है। लेकिन कांग्रेस को जिस तरीके से जो आपने बात कही ना, 16 आने वाली बात है ये, कि कांग्रेस के इतने वरिष्ठ नेता बैठे हैं और फिर भी कश्मीर का इतिहास अच्छे तरीके से सरल भाषा में लोगों को नहीं समझा पा रहे। इसी तरीके से हिंदुत्व के बारे में जब आपके ऊपर लांछन लगाए जाते हैं, आपकी क्या स्थिति है, क्या पोजीशन है, वो कांग्रेस अच्छी तरह क्यों समझा नहीं पा रही है? नासिर साहब देखिए, आपने 2-3 सवाल है, आपको मैं उसके एक एक करके जवाब देता हूँ। सनातन के ऊपर जो इन्हें बात करते हैं, मैंने कहा 1-2 लोगों के बोलने से पूरी पार्टी की वो लाइन नहीं होती। पार्टी ने क्लियर कर दिया सनातन के हम साथ हैं, सनातन हमारी आत्मा है, सनातन हिंदुस्तान की आत्मा है, सनातन ही है जो इस देश को बना के रखती है। कौन क्या बोलता है वो हमारे लिए मायने नहीं। हमारी पार्टी की लाइन है कि सनातन ही इस देश की आत्मा है, सनातन के खिलाफ कोई नहीं बोल सकता है। तो ये एक लाइन क्लियर हो जाती है, मगर कोई हर एक व्यक्ति पे हम ताला नहीं लगा सकते। पर हमारी पार्टी की जो लाइन है, सनातन के खिलाफ बिल्कुल हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो जितना बड़ा भी लीडर हो, चाहे वो खड़गे जी के बेटे जी क्यों ना हो, चाहे वो ऐसे, हमने सबके बारे में बोला, उनके खिलाफ भी आवाज उठाई कि ये सनातन धर्म के खिलाफ आप मत आवाज उठाइए, आपको माफी मांगना चाहिए अगर सनातन धर्म के खिलाफ आप बोलते हैं। इससे बड़ी बात हम कोई कांग्रेस की लाइन नहीं हो सकती। सनातन इस देश की आत्मा है। दूसरी बात, आपने अभी एक किसकी बात करी आपने? वो कन्हैया लाल
कन्हैयालाल। तो कन्हैयालाल की जो मर्डर होता है उसके अंदर उस दिन कहा कि वो बीजेपी के माइनॉरिटी सेल के कार्यकर्ता, उनकी वो उसने उसको कत्ल किया, उसके ऊपर पूरी रिपोर्ट है, वो चार्जशीट में उसका नाम है, वो हमने पेश किया। इसी टाइप का सेम कत्ल गुजरात में भी हुआ था। उसमें तो ये एक व्यक्ति टू व्यक्ति का अगर कोई कत्ल होता है, इससे पूरे कम्युनिटी को नहीं जोड़ सकते। आप एक कौम को पूरे कौम से क्यों जोड़ते हैं? एक व्यक्ति ने क्राइम किया, उस व्यक्ति को सजा मिलेगी, उसके साथ कोई पार्टी की कोई कन्हैयालाल के साथ पूरी पार्टी की सहानुभूति है, पूरी पार्टी उनके साथ है, पूरी पार्टी उस चीज की कंडम करती है कि ये नहीं होना चाहिए, ये नफरत। पर ये सोचिए, नफरत कौन फैला रहा है? आखिर एक समाज में एक समाज को क्यों मार रहा है? आखिर क्यों इस समाज में इतनी नफरत फैला दी गई है कि समाज एक दूसरे के खिलाफ खड़ा हो गया है, एक धर्म के खिलाफ लोग खड़े होते जा रहे हैं? इसका जिम्मेदार कौन है? इसके ऊपर आपको देखना पड़ेगा। आखिर ये कौन लोग हैं जो बाजारों में इतनी नफरत फैला रहे हैं? आखिर मेरे नजर में तो लगता है जो कन्हैयालाल जी की जो मर्डर हुई, उसके ऊपर पूरी सोच इन फांसावादी वालों लोगों की है। ये उतने ही गुनहगार है जितना ये कातिल गुनाहगार है। ये फांसीवाद खत्म होना चाहिए। ये गांधी की देश है, अंबेडकर की देश है, सावित्रीबाई फुले की देश है, महात्मा फुले की देश है, गौतम। तो ऐसे लोगों की सोच होना चाहिए, ऐसे लोगों की सोच नहीं होना चाहिए। हम बार बार क्यों कहते हैं कि देखिए सावरकर, मैं वही कह रहा हूं, मैं एक बड़ा खूबसूरत मोड़ देके मैं इस बात को खत्म करूंगा। सावरकर जी की सोच कांग्रेस की सोच हो जाए ये अलग बात नहीं है, हम उनके मुखालफत में है, ये सारी दुनिया जानती है। क्या उस सावरकर जी के खिलाफ बाबा साहब अंबेडकर कितना थे? मैं ये पूछना चाहता हूं। बाबा साहब अंबेडकर उनके लिए क्या लिखते थे? बाबा साहब अंबेडकर उनके साथ स्टेज शेयर करना नहीं चाहते थे। रत्नागिरी में उन्होंने एक सभा भी रखा, उसको बाबा साहब अंबेडकर ने कैंसिल कर दिया। उनकी सोच से वो कभी वो इत्तेफाक नहीं। तो जब बाबा साहब अंबेडकर इस देश में उनके खिलाफ बोल सकते हैं, उनके नीतियों को गलत बोल सकते हैं, तो मैं नासिर हुसैन क्यों नहीं बोल सकता हूं? मैं ये जवाब चाहता हूं, क्यों नहीं उनके खिलाफ? उनकी कौन सी काम है जो हम उनके अच्छा? हाँ, 1911 से पहले आप देखें तो उनकी काम कुछ बेहतर दिखती है। मैं बार बार बोलता हूं, हर इंसान की दो जिंदगी होती है। अगर आप इसी पर अगर पैमाना है तो मोहम्मद अली जिन्ना को 1947 से पहले देखिए, वो भी एक फ्रीडम फाइटर की तरह देश में था। इसी तरह 1911 से पहले सावरकर थे। तो सबकी इतिहास है। हम जिन्ना को तब याद रखते हैं 47 के बाद कि वो विभाजनकारी था, वो देश के बंटवारे का हिस्सा बना। खुद सावरकर जी बोलते हैं हम 2 नेशन 2 थ्योरी चाहते थे। आखिर सावरकर जी की सोच को बीजेपी कभी अपना सकती है? सावरकर की सोच को आप देखेंगे तो मैं अल्फाजों पे क्या लाऊं? सावरकर की किताब पढ़िए, सावरकर जी की, तो आपको पता चलेगा सावरकर जी हिंदू धर्म के लिए क्या कहते थे, सनातन धर्म के लिए वो क्या कहते थे। एक चीज है, और गाय के लिए क्या कहते थे। तो अगर मैं उस पर अभी बोलूं तो एक कंट्रोवर्सी में पैदा नहीं करना चाहते, इसलिए सावरकर बोलिए कंट्रोवर्सी होनी चाहिए साहब, हमारा भी कुछ फायदा होगा, हमारा भी कुछ फायदा होगा अगर आप कंट्रोवर्सी करेंगे। नहीं, मैं उनमें से नहीं हूं, आप मेरे नेचर को जानते हैं, मैं थोड़ा डिफरेंट हूं। मैं जो भी बोलता हूं एकदम सच्चाई से बोलता हूं, किताबों से बोलता हूं, जो मैं किताब में पढ़ता हूं उतना ही बात कर। मैं पढ़ने लिखने वाला थोड़ा शौक है मेरा, तो इसलिए मैं तो बाबा साहब अंबेडकर को देखिए, महात्मा गांधी को देखिए, सावरकर जी को देखिए, तो आपको डिफरेंसेस दिख जाता है। खुद हमारे बाबा साहब अंबेडकर, बट पॉलिटिकली इट इज नॉट वाइज नासिर साहब, पॉलिटिकली इट इज नॉट वाइज टू टॉक अबाउट वीर सावरकर राइट नाउ इन महाराष्ट्र। It is not wise. That's all I'm saying. So everybody knows what is the Congress philosophy, what is the philosophy of Vinayak Damodar, Veer Savarkar. The differences will always remain. नहीं, कभी नहीं, एक जो उनकी फेवर करते हैं उनसे पूछिए, 2 नेशन 2 थ्योरी की बात करने वाले सावरकर तुम्हारे हीरो कैसे हो, वो कैसे वीर हो गए? मेरे को ये इसका सवाल का जवाब जो देश का बंटवारा चाहते थे, वो पुणे का प्रेस कॉन्फ्रेंस है, या नासिर हुसैन या बजाज भाई प्रदीप भाई की बात नहीं है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस उनका रिकॉर्डेड है कि उन्होंने कहा मैं दो नेशन चाहता हूं, एक देश हिंदुओं के लिए चाहता हूं और एक देश उधर के लिए चाहता हूं। नहीं है, आप एक और चीज भूल रहे हैं। हिंदू महासभा ऑफ वीर सावरकर वाज इन एन अलायंस with the Muslim League of Jinnah in both Bengal and in Sindh, in both places. तो दोनों जगह पर ऐसी बात नहीं। भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था, हमने लिख कर दिया कि हम भारत छोड़ो आंदोलन करें, इन्होंने लिख कर दिया कि हम सपोर्ट में उस समय।
पर महात्मा गांधी उस वक्त भी बहुत बड़े नेता थे सर। एक लाइन और बोलता हूं, अगर महात्मा गांधी उस वक्त बोल जाते कि ये कम्युनिस्ट है, जैसे आज होता है ना, जैसे देश के गद्दार है, जब भारत छोड़ो आंदोलन हो रहा था तो इन लोगों ने लिख के दिया कि भारत छोड़ो आंदोलन के खिलाफ है, हम अंग्रेजों के साथ है। उन्होंने जाके रिजाइन नहीं दिया, कांग्रेस की तमाम सरकारों ने रिजाइन दिया, तब कम्युनिस्ट ने उस समय लिख कर दिया कि हम अंग्रेजों के साथ हैं। वीर सावरकर जी ने लिख के दिया कि हम इनके साथ हैं। तमाम कई हिंदू महासभा थी, जो भी उस समय की पार्टियां थी, लगभग उनके साथ चली गए, पर गांधी जी की पार्टी कांग्रेस उनके साथ। तो हमें फक्र है कि हम उस पार्टी के मेंबर है जिसके अध्यक्ष महात्मा गांधी थे, सरदार पटेल थे, पंडित नेहरू थे, सुभाष चंद्र बोस थे। हम उस पार्टी के मेंबर है, हमें फक्र महसूस होता है। हमारे पास एक इतिहास है, सुनहरा इतिहास है, उस इतिहास को हम दुनिया को दिखा, मगर कहते हैं थोड़ी कमियां हमने आई कि हमने पढ़ने लिखने से पीछे आ गए। नहीं तो उस दिन, मैं आज भी मुझे बड़ी तकपीड़ा होती है, 370 पे वो अमित शाह जी पार्लियामेंट में बोलते रह गए और हमारे सांसद सुनते रह गए, पंडित नेहरू के बारे में बोल गए और वो जवाब नहीं दे पाए। वाकई मेरे दिल को रो गया, तकलीफ हो गया। इस तरह से सर एक दिन आप बहुत ही जल्द हो सकता है 2024 में ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। धन्यवाद सर। It will be a great achievement for me personally and for Pradeep ji. Pradeep ji and I will feel a personal sense of achievement to see you in Parliament. We need somebody like you from the Congress who speaks with loyalty and passion. That is the most important point. Passion for the values of the Congress. That's what is required. Nasir Saab, thank you very much for joining us. Great pleasure to have you on the show. Thank you, as always. Namaskar and Jai Hind. Jai Hind. नमस्कार, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, Jai Bhavani.